दूसरी बारी राधिका की थी। वह शेर से डरती थी। महल के बाहर उसने देखा कि बहुत सारे शेर महल की ओर आ रहे हैं। राधिका डर गई, लेकिन फिर उसे उन बूढ़ी महिलाओं की अधिक चिंता हुई जिन्हें शेर खा गए तो उनका जाप रुक जाएगा। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। शेर निकट आ रहे थे। सबके मुंह खून से लथपथ थे। अब बारी थी दामिनी की। उसने अनुज को देखा और अनुज को छूते ही वह सांप बन गया। उसके साथ पूरा कमरा सांपों से भर गया था। वह डरी हुई थी और पसीने से भीग रही थी। उसके पैरों से लेकर उसके पूरे शरीर पर सांप थे। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अनुज सभी को खोजता है और एक कमरे में जाता है जहां उसे एक अप्सरा दिखाई देती है। उसका रंग दूध जैसा सफ़ेद, उसका शरीर इतना आकर्षक। उसने अनुज को अपने पास आने को कहा। अनुज को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह उसके पास गया। उसने अपने सफ़ेद हाथों से शराब का गिलास उठाया। अनुज के मुख पर लगाकर अनुज ने उसे पी लिया और रंग में आ गया। वह अप्सरा के साथ खेलने लगा। उसके सफ़ेद सुगंधित शरीर को सूंघने लगा। उसकी सुगंध उसे पागल कर रही थी। वह उसे बिस्तर पर ले गया और लेट गया। जब वह अपने प्यार के पहले कदम पर पहुंचा तो ऊपर से दामिनी आ गई। दामिनी को देखकर डर गया। दामिनी गुस्से से लाल हो गई थी। दामिनी हाथ में तलवार लेकर अनुज को मारने आई। अनुज ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। कंवल, पंगा लो मुझसे। अब पहले खुद को खुद से बचाओ। खुद के डर से मरो। हाँ हाँ हाँ, सभी आत्माओं को कंवल ने बुलाया था। अब कंवल की शक्ति बहुत तेज हो गई थी। वह किसी से भी लड़ सकता था, लेकिन जो भी लड़ा वह खुद लड़ रहा था। दामिनी ही जानती थी कि वह उसे खौफ के घेरे में रखेगा। दामिनी उसके जाल में फंस गई। कंवल जोर से हंसता है। अब मेरे अधूरे सपने को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। कंवल ने आंधी तेज कर दी। खौफ इतना बढ़ गया कि सभी डर के मारे मर रहे थे। राधिका के सामने शेर आते हैं। पहले तो वह बहुत डर गई। फिर उसने सोचा कि यदि मैं डर के मारे भाग गई या डर के हार गई तो सारी बूढ़ी औरतों को शेर खा जाएंगे। शेरों को भगाना पड़ेगा। उसने बचपन में सुना था कि शेर आग से डरते हैं। उसने एक दरवाजे पर लटकी मसाल उठाकर शेरों की ओर इशारा किया। शेर वहीं रुक गया। अब उसका डर कम हो गया। जैसे जैसे डर कम हुआ, शेर भी कम होते गए। उसने अपने डर पर काबू पा लिया और सभी शेरों को भगा दिया। राधिका ने अपने डर को जीतने के बाद दूसरों के बारे में सोचा। उसने अगले कमरे में दामिनी की आवाज़ सुनी। वह भाग कर गई। उसने केवल दामिनी को देखा। सांप केवल दामिनी को दिखाई दे रहे थे। जब दामिनी ने राधिका को कमरे में देखा तो उसे याद आया कि यह केवल उसका डर है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने डर का पीछा करते हुए सांपों पर पैर रखने लगी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सभी सांप चले गए। वे दोनों मनीषा और अनुज के पास दौड़े। राधिका ने मनीषा को एक कोने में रोते देखा। राधिका, तुम आंख खोलकर हर एक से लड़ो। मैं देख रही हूँ कि तुम डर रही हो। मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। मनीषा ने आश्वस्त महसूस किया कि उसके साथ आने से उसका डर कम हो गया था। जैसे ही डर कम हुआ, वह आदमी अपने आप चले गए। उसके कपड़े भी वैसे हो गए। उसने राधिका को गले से लगा लिया और रोने लगी। अनुज दामिनी के सामने हाथ जोड़कर जान की भीख मांग रहा था। असली दामिनी को देखा तो समझ नहीं पाया। दामिनी, जो कुछ तुम देखते हो वह तुम्हारे दिल का डर है। तुम उसके साथ लड़ो, सब ठीक हो जाएगा। अनुज, तू मेरे सामने तलवार लिए हुए है। दामिनी, प्यार से मनाओ, नहीं तो जबरदस्ती। जब अनुज उठने लगता है तो दामिनी का साया उस पर वार करता है। वह वार को चकमा देकर तलवार पकड़ लेता है। उससे तलवार लेकर उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। ऐसा करने से सब कुछ मिट जाता है, लेकिन असली दामिनी रह जाती है। अनुज, हम कब तक यह खेल खेलें? अंत करो और चलो। अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। दामिनी, तुमसे दूर रहना भी बड़ा मुश्किल है। बस अब कर दो ख़त्म। वे दोनों बाहर जाते हैं।
वे सभी बड़े एक हॉल में इकट्ठा होते हैं। यहाँ कंवल पहले उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। आते ही कंवल ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन वे सभी भाग निकले। दामिनी, मनीषा, हमको मिलकर लड़ना है, हमसे नाराज़ न हो मनीषा। ठीक है, आ जाओ, लेकिन बाद में बात करने आओगी। अच्छा, अब बताओ क्या करना है। दामिनी, सारी औरतें इकट्ठी कर लो और ये लो एक हवन की सामग्री। अनुज, जेब में कुछ है, निकालो, मैं इसे आग में डाल देता हूँ। जब आग जलने लगेगी, मैं इस कंवल को कुछ देर के लिए अंधा कर दूंगा। उस समय आपको इसकी नाभि में तलवार मारनी होगी। राधिका ने हवन को प्रज्वलित करने का प्रयास किया, लेकिन कंवल के जादुई चमत्कार से हवन अग्निकुंड में बदल गया। अनुज ने सामान निकालकर हवन में डाल दिया। राक्षसी शक्तियाँ बढ़ती गई और स्वर भी बढ़ते जा रहे थे। चारों तरफ खून ही खून था। हवन पूरा जल गया। घर की बूढ़ी औरतें सामग्री डालने लगी। कंवल कमजोर पड़ रहा था। दामिनी ने हाथ जोड़कर गेंद बनाकर कंवल की ओर भेज दी। मनीषा ने मौका देकर उनकी नाभि में तलवार घुसेड़ दी। वह चीख पड़ा और हवन की अग्नि में गिर पड़ा। उसके बाद सभी बुरी ताकतें गायब हो गईं। राधिका ने महिलाओं को अपनी आँख खोलने के लिए कहा। वह देखकर खुश हुई। सभी खुश थे। आखिरकार उन्होंने शैतान को हरा दिया। सभी खुशी से झूम रहे थे। तभी अचानक आग से लपटें निकली और वे दामिनी और अनुज को अपने साथ आग में ले गई। मनीषा और राधिका ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं बचा पाए। सब देखते देखते आग की चपेट में आ गए। बूढ़ी महिलाओं और बाकी सभी की आंखों में आंसू थे। वे सब उठ गए। मनीषा ने उठकर सबसे पहले दामिनी को देखा और वह अपने बिस्तर पर नहीं थी। घर में सब कुछ बदल चुका था। दीवारों पर लगी तस्वीरें, अन्य सामान सब गायब थे। घर में जो रंग था वह सफ़ेद हो गया था। पुराने कमरों के ताले खुल गए थे। घर के सब मर्द बाहर आ गए। सब सपने से बाहर आने और खुशखबरी सुनाने का इंतजार कर रहे थे। सबको विश्वास हो गया था कि अब शैतान नहीं आएगा। उन्होंने शैतान को हरा दिया। वे इस बात से खुश नहीं थे कि उन्हें दामिनी की कमी खली। कंवल को बाहर निकाल लिया गया। वह पूरी तरह सुरक्षित था। घर के अन्य पुरुष भी अब अपने आप को सुरक्षित समझ रहे थे। काफ़ी समय बीत गया। कंवल ने दूसरी शादी कर ली। राधिका भी अपने परिवार के साथ खुश थी। कुल मिलाकर परिवार खुश था। किसी ने दामिनी का जिक्र नहीं किया। सब ने विधि के विधान को स्वीकार किया। दामिनी ने वर्षों के शराब से सब कुछ उड़ाया था। इतनी जल्दी भुलाना नहीं चाहिए। बाकी दुनिया साहब, लोगों को यहाँ जिंदा लोग याद नहीं आते। वो फिर भी चली गई। एक दिन मनीषा अपने पति के साथ बाहर गई हुई थी। वे पहाड़ों पर घूमने गए थे। शादी के बाद घर से बाहर जाने का यह पहला मौका था। छोटे छोटे काम हमेशा रुकावट डालते थे। उसने होटल में कमरा ले लिया। पहाड़ों की ओर घूमना भी बहुत मज़ेदार होता है। अपने साथी के साथ ठंड का मौसम सबसे अच्छा होता है। उन्हें वहाँ 7 दिन रहना था। 3 दिन बीत चुके थे। शाम होते ही वह अपने मूड में आ जाते थे। ठंड का मौसम और प्यार करने वाले दो जिस्म मिलते हैं तो अलग ही मज़ा आता है। वह दोनों अपने प्यार की कहानी में मस्त थे। अचानक रोशनी चली गई। वैसे लाइट कभी कटती नहीं। शायद बाहर बर्फ़ पड़ रही थी और तेज़ हवा चल रही थी, इसलिए लाइट कट गई थी। मनीषा को बहुत प्यारा पति मिला था। वह दोनों प्यार करते करते कब सो गए पता ही नहीं चला। मनीषा कमरे के बाहर टहल रही थी और उसे किसी ने कहा कि तुमने दामिनी को मार डाला। वह दामिनी से भी बात करने लगी। वह बहुत डरी हुई थी और रात को उठकर बैठ गई। उसके पति ने उससे पूछा कि क्या हुआ, और जवाब आया, एक बहुत बुरा सपना। उसके घरवाला कहता है, यह तो बस एक सपना था, क्यों टेंशन ले रही हो। वह बार बार यही सोच रही थी कि दामिनी की मौत का कारण वही है। इस वजह से बेचैनी थी। सुबह सुबह बाहर जाने का प्रोग्राम बना। दोनों उठे और प्यार की गर्मी की गर्माहट का आनंद लेने के लिए एक दूसरे को गले से लगा लिया। मनीषा, अब तो छोड़ो और जाओ। करण, हाँ चलो, उन्हें समय का पता नहीं। सूरज कभी कभी दिखाई देता है।
वे अपने कमरे से निकलकर एक पार्क में चले गए। उस पार्क में कई जोड़े थे। वहां से नज़ारा देखने के बाद वे मंदिर की ओर चल पड़े। बर्फ के कारण उसे चला नहीं जा रहा था। उसे नीचे चलने में कठिनाई होने लगी। फिर सूट बहुत भारी हो जाता। मनीषा कुछ देर चलती और फिर बैठ जाती। ऐसा उसने कई बार किया। मनीषा, कितना अच्छा हुआ हम यहीं रहते। करण, हमें अच्छा लगता था क्योंकि हम घूमने आए हैं। यहाँ के लोगों से पूछ कर देखिए कि क्या स्थिति है। मनीषा, तुम भूतों पर विश्वास करते हो? करण, नहीं, बिल्कुल नहीं। मनीषा, क्यों? करण, क्योंकि भूत नहीं होते। मनीषा सोचने लगी, अगर यह तब होता तो पता चल जाता कि भूत होते हैं या नहीं। वे घूमते फिरते एक स्कूल में पहुँचे। अवकाश का समय हो गया था। मनीषा की नज़र एक महिला पर पड़ी। वह दामिनी की तरह लग रही थी। पहले तो उसे लगा कि यह कोई और है, लेकिन जब उस महिला ने मनीषा की तरफ देखा तो वह डर गई और जल्दी से बच्चे को लेकर गाड़ी में बैठ गई। मनीषा सोचने लगी कि दामिनी जैसी दिखने वाली औरत मुझे देखकर डर क्यों गई। उसने इसके बारे में अपने पति देव से भी नहीं कहा। बस इतना कहा कि यह स्कूल अच्छा लग रहा है। कल छुट्टी के समय मेरे साथ आना, मुझे बच्चों को देखने आना है। कर्ण ने हंसकर कहा कि जब अपने बच्चे होंगे तो देख लेना, अपने बच्चे ऐसा ही करेंगे। उसकी बात सुनकर मनीषा शर्मा गई। कमरे में घुसने के बाद भी मनीषा दामिनी के बारे में सोचती रही। रात को भी वह उसके बारे में सोचती रहती। बस वह सुबह होने का इंतजार करती है, क्योंकि उसे यकीन था कि यह दामिनी ही है। सुबह का उजाला अभी निकला ही था कि मनीषा की आंख खुली। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसने अपने पति को दोपहर के बजाय सुबह जाने के लिए कहा। उसका पति मान गया। उन्होंने होटल में नाश्ता किया और स्कूल की ओर चले गए। स्कूल में अभी तक कोई नहीं आया था। गेट भी बंद था। स्कूल का समय 9 बजे था। 1 घंटा बाकी था। करण मनीषा से पूछने लगा कि यहाँ ऐसा क्या है जो हम आए हैं। मनीषा, समय आने पर सब पता चल जाएगा। करण, कुछ बात तो बताओ। मनीषा, एक बार उसका पता चल जाए तो बात भी बता दूंगी। करण, ठीक है चलो। उन्होंने 1 घंटा होटल में बैठकर चाय पी। 9 बज गए थे। बच्चे आने लगे। सभी माता पिता उन्हें छोड़कर आ रहे थे। मनीषा बड़े ध्यान से देख रही थी। उसने एक मोटरसाइकिल किराए पर ली थी। इधर उधर देखते हुए मनीषा की नज़र एक गाड़ी पर पड़ी। उसे उसका नंबर याद था। एक बच्चा उस गाड़ी से निकला और चला गया। बच्चे को छोड़ने के बाद मनीषा करण को उस वाहन का पीछा करने के लिए कहती है। वे गाड़ी के पीछे उसके घर तक पहुंच जाते हैं। कार की गति तेज होने के कारण करण और मनीषा पीछे छूट गए। गाड़ी को एक घर के सामने रुकी हुई देख दोनों वहां पहुंचे। मनीषा के घर ने घर की घंटी बजाई। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद अंदर से एक महिला आई। महिला, हाँ, किससे मिलना है? मनीषा, जो अभी अभी गाड़ी में महिला थी। महिला, यहाँ और कोई नहीं रहता, मैं ही रहती हूँ। मनीषा, हमने देखा है अभी अभी कोई अंदर आया है। महिला, अंदर कोई नहीं है। मनीषा उसके विरोध के बावजूद अंदर चली गई। वो इधर उधर देख रही थी। उस औरत ने रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मनीषा घर के अंदर चली गई। कोई भी उसको अंदर नहीं दिखा तो वह निराश हो गई और वापस जाने लगी। तो उसने दीवार पर एक फ़ोटो देखी। एक बहुत बड़ी फ़ोटो थी जिसमें उनका पूरा परिवार था। दामिनी की शादी की फ़ोटो थी। उसने उसे अपने हॉल की दीवार पर लगा दिया था क्योंकि वह बड़ा फ़ोटो था। मनीषा, बोल रही हो यहाँ कोई नहीं रहता? दामिनी, हाँ बता दो, मैं यहीं रहता हूँ। दूसरे कमरे से एक औरत बोलती हुई निकली। मनीषा, दामिनी को देख मनीषा रोने लगी। दौड़कर उसके गले लग गई। दामिनी, तुम हमें छोड़कर कहाँ गई थी? दामिनी, वैसे शायद गलती मेरी थी। अब बहुत कुछ कह दिया तुमने। मनीषा, मुझे नहीं पता था आप यहाँ रहते हो। दामिनी, अच्छा, उसके बाद भूत कभी नहीं आया? मनीषा, नहीं, कोई नहीं आया, सब ठीक है। दामिनी,
चलो फिर सब खुश हो जाएंगे। मनीषा, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो? दामिनी, भूत मर गया, मैं भी जख्मी हो गई, फिर मुझे वहाँ रहकर क्या करना था? मनीषा, लेकिन तुम जिंदा हो। दामिनी, हाँ अनुज भी जिंदा है। मनीषा, अच्छा तो भूत भी जिंदा होगा। दामिनी, भूत होगा तो ही जिंदा रहेगा। प्रेम, मैं समझी नहीं। दामिनी, अनुज श्याम को आएंगे और सारी कहानी सुनाई जाएगी। मनीषा, तुम्हारा मतलब भूत नहीं था। दामिनी, अगर मैं तुमसे कहूँ तो तुम यकीन नहीं करोगे। मैं तुम्हें समझाऊंगी तो भी तुम नहीं समझोगे। मनीषा, अच्छा, लेकिन हमारे परिवार में शुरू से ही ऐसा ही हो रहा है। दामिनी, अरे मनीषा, अपने घरवाले को भी बुला लो, बेचारा बाहर खड़ा है। मनीषा, अरे मैं तो भूल ही गई थी, रुक कर बुलाकर लाती हूँ। आ जाओ। मनीषा का पति अंदर आ गया। उसने दामिनी को नमस्ते करी और बैठ गया। वे सब बैठकर बातें करने लगते हैं। सब बहुत देर तक बातें करते हैं। आज अनुज को आधी छुट्टी के दिन में घर आना था। वह बच्चे को लेकर आ गया। मनीषा को घर में देख पहले तो उसके होश उड़ गए, फिर वह बहुत खुश हुआ। मनीषा ने अपने पति को अनुज और दामिनी के बारे में बताया। वह भी मिलकर खुश हुए। दामिनी और अनुज का एक बेटा था जिसका नाम उन्होंने जैकी रखा था। उसका लड़का बहुत प्यारा था। मनीषा और करण काफ़ी देर तक उसके साथ खेलने लगे। शाम को मनीषा के मन में वही सवाल घूम रहा था। उसने दामिनी से पूछा, दीदी बताओ, तुम जीवित हो, भूत मर गया, सब ठीक है, आप कह रहे हैं कि भूत नहीं आया। दामिनी और अनुज हंसने लगे। तुम पुरानी कब्रें क्यों खोद रहे हो? मनीषा ने बहुत जिद की तो दामिनी ने कहा, चलो बताती हूँ। सभी एक साथ बैठे थे। दामिनी ने बातें बताना शुरू करा। सभी उसी की तरफ देख रहे थे। बात तब की है जब मैं शादी करके तुम्हारे घर गई थी। घर में शगुन की रस्में चल रही थी। बूढ़ी औरतें भूतों के बारे में बात कर रही थी। मेरे दिमाग में एक ही बात बार बार आ रही थी। फिर कभी भूतों पर विश्वास नहीं किया। मैंने सभी को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। फिर मेरी सुहागरात को मेरा दूल्हा अंदर नहीं आया और मैं सो गई। मैं जो सोच रही थी वह मेरे सपने में आ गया। सब कुछ जो सबने कहा, भूत ने भी आकर मेरे साथ सुहाग रात मनाई। उन्होंने जो कुछ कहा, आँख खुली तो मुझे भी ऐसा ही लगा। फिर मैंने राधिका से बात की और कहा कि मुझे ऐसा सपना आया है। उसने भी कहा कि यह होना ही था। तब कमल को कोई नहीं निकाल रहा था। मैंने सोचा कि जिससे मेरी शादी हुई वो मेरे साथ नहीं है, फिर वो इस रिश्ते को क्या कहती हैं। फिर मैं घर आई। वहाँ एक तांत्रिक ने अंधविश्वास डाल दिया मेरे दिमाग में। अगर मैं तुम्हारे घर में किसी से बात करती तो वे सब मुझ पर हंसते। मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपना सपना ले सकती थी। तब मैंने सोचा कि कैसे सभी का अंधविश्वास दूर किया जाए। आखिर में मेरे दिमाग में आया कि अगर भूत मर गया तो हर कोई उसके बारे में सोचना बंद कर देगा। अनुज मानसिक विशेषज्ञों में से एक था। जब मैंने उसे पूरी बात साझी की तो उसने मुझे यह सब राय दी। मनीषा, पर वो तो ठीक है, मैंने तुम्हें पहली रात को सपने में कैसे देखा? दामिनी, यह सब सोचने से हुआ। दूसरा तांत्रिक वगैरह अपनी कमाई करने के लिए वहीं बैठे हैं। उन्होंने अपने ही चेले रखे हैं डराने के लिए। मनीषा, नींबू से रक्त, काला धागा, मंत्र सहित अग्नि ईंधन, हवा से सोना बनाना, यह सब कैसे होता है? अनुज, बहुत अच्छा प्रश्न है। यह सब हाथ की सफाई होती है। अच्छा ये बताओ, अपने स्कूल में साइंस पढ़ा है? करण, हाँ बिल्कुल। मनीषा, हाँ मैं स्कूल में पढ़ती थी। अनुज, आपने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अवश्य ही सुना होगा। उसी नींबू में रक्त और मंत्र से अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। नींबू में छेद करो तो दिखाई नहीं देता, इसलिए काला धागा भी धारण किया जाता है। वह अंदर जाएगा। हवा से राख, सोना, वह सभी हाथों की सफाई होती है और कोई भी इसे सीख सकता है। मनीषा, मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। ऐसा होने के नाते मैं अंधविश्वास में विश्वास करती थी। अनुज, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मनीषा, आप सब लोग एक बार घर का चक्कर लगा लीजिए, यह अच्छा लगेगा। दामिनी, मनीषा,
यह तो तुम ही समझ सकती हो, घर गई तो भूत को जीवित कर दिया जाएगा। हैरान रह गए मनीषा और करण। दामिनी और अनुज उनके हर सवाल के लिए तैयार थे। मनीषा के मन का बोझ तो कम हो गया था, लेकिन उसे इस बात का अफसोस भी हो रहा था कि उसने इतनी समझदार भाभी को क्यों खो दिया। मनीषा: अच्छा दामिनी, घर की कभी याद नहीं आती? दामिनी: तुम यह सवाल मत पूछना, आते ही तूने तस्वीर देखी थी, यह इस वजह से थी। मनीषा: तुम मेरी भाभी क्यों नहीं हो? दामिनी: एक बात बताओ, पंडित ने पहले कह दिया था कि दामिनी के सामने आओगे तो मर जाओगे, तो मैं उसके सामने कैसे जा सकती हूँ? अनुज: अच्छा, भाभी चाहिए, मिल जाएगी। मनीषा: सच है? दामिनी: अनुज, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? अनुज: नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, तुम दामिनी को अपनी भाभी कह सकती हो। दामिनी: अब क्या नया सांप निकालोगे? अनुज: इसमें सांप की क्या बात है, मुझे भाई बना लो और हमें अपने पास ले जाओ। दामिनी: अच्छा, लंबी सांस के साथ। मनीषा: ये भी ठीक है भाई। अनुज की बात पर करण भी हंसने लगा। रात बहुत हो चुकी थी जब सब बात कर रहे थे। ऐसे ही बैठे रहे, जाने कितने साल बाद मिले और कितने साल और मिलने हैं। सब खुश थे और सो गए। फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं समाप्त होती है।